नमस्कार साथियों, राधे राधे। मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का दीप मेडिकल एकेडमी में, जहां हमारी रेडियोग्राफी से रिलेटेड क्लासेस कंटिन्यू हो रही है। रेडियोग्राफी की क्लासों में हमने कंटिन्यू किया है चेस्ट रेडियोग्राफी, जिसमें हमने अब तक काफ़ी व्यूज़ क्लियर किए हैं, जिसके अंदर आपको मैंने प्रोवाइड करवा दी है चेस्ट से रिलेटेड काफ़ी सारे व्यूज़, जिसमें पीए, एपी, लेटरल जो ओब्लिक्स व्यू है वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हुए चलते हैं, जहां हम देखेंगे चेस्ट डेक्यूबिटस व्यू। देखिए, जनरली अगर अपन देखें तो प्रोजेक्शंस व्यू के अंदर या रेडियोलॉजिकल जो हमारी पोजिशनिंग टर्मिनोलॉजी वाली क्लास हुई थी, उसमें मैंने आपको समझाया था डेक्यूबिटस एंड रिकम्बेंट पोजिशन के अंदर डिफरेंस। वही डिफरेंस मैं आपका पहले यहाँ पर क्लियर करूंगा, उसके बाद में हम चलेंगे चेस्ट लेटरल डेक्यूबिटस व्यू के अंदर। देखिए, जनरली मैं सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन दे दूं चेस्ट लेटरल डेक्यूबिटस का। तो यहां पर जो पेशेंट की पोजीशनिंग होगी, क्योंकि जितने भी हमारी चेस्ट से रिलेटेड रेडियोग्राफी है वो पेशेंट की पोजीशन के ऊपर ही डिपेंड कर रही है। ठीक है, जो भी हमारा प्रोजेक्शन होगा वो हम लेकर चलेंगे उसके पर्टिकुलर व्यू से या पर्टिकुलर पेशेंट की पोजीशनिंग से। यहां पर जैसे आपको नाम दे दिया गया है लेटरल डेक्यूबिटस व्यू। अब जनरली अगर आपको पहले पता हो कि लेटरल डेक्यूबिटस व्यू में एक्चुअल में पेशेंट की पोजीशन किस प्रकार से होती है और साथ ही कैसेट का प्लेसमेंट किस प्रकार से रखा जाता है, देन आप उस व्यू को बिल्कुल इजी वे में लिख सकते हो। लेकिन यदि अगर आपका कॉन्सेप्ट ये क्लियर ही नहीं है कि लेटरल डेक्यूबिटस व्यू के अंदर पेशेंट की पोजीशनिंग एक्सरे कैसेट के साथ एक्चुअल में होती किस प्रकार से है, देन आप उस व्यू को आगे कर ही नहीं पाओगे। तो सबसे पहले हम क्लियर करते हैं कि चेस्ट लेटरल डेक्यूबिटस एक्चुअल में होता क्या है, इसमें पेशेंट की पोजीशन किस प्रकार से रखी जाती है, साथ ही साथ ये रिकम्बेंट पोजीशन से किस प्रकार से डिफरेंट है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि आपको यहां पर दिया गया है चेस्ट लेटरल डेक्यूबिटस। ठीक है, तो मैं आपको समझा देता हूं सबसे पहले। देखिए, तो यहां पर लेटरल और जो अपना डेक्यूबिटस, और यहां पर आपको एक साइड में देखने को मिलेगा रिकम्बेंट। ये लेटरल डेक्यूबिटस है, लेटरल डेक्यूबिटस, और दूसरा होता है हमारा रिकम्बेंट पोजीशन। कौन सा? रिकम्बेंट पोजीशन। ठीक है, रिकम्बेंट पोजीशन के अंदर तो ये होती है आपकी लाइंग डाउन पोजीशन ऑफ द पेशेंट, लाइंग डाउन पोजीशन ऑफ द पेशेंट इन एनी प्रोजेक्शन या एनी व्यू या एनी डायरेक्शन अपन ले सकते हैं। सच एज, जैसे मान लीजिए पेशेंट को लेटाया हुआ है सुपाइन पोजीशन में। जैसे आपको पता है सुपाइन पोजीशन क्या होती है, द फ्रंट साइड ऑफ द पेशेंट शुड बी टुवर्ड द एक्सरे ट्यूब। इसके अंदर जो पेशेंट का फ्रंट साइड है वो एक्सरे ट्यूब की साइड रहेगा। ठीक है, जैसे सुपाइन हो गई, प्रोन हो गई, आपकी लेटरल साइड हो गई। ठीक है, तो किसी भी पोजीशन के अंदर पेशेंट लेटा हुआ हो सकता है आपकी एक्सरे टेबल पर, और एक्सरे टेबल के नीचे आपकी पेशेंट के नीचे क्या प्लेस्ड रहेगी, यहाँ पर एक्सरे कैसेट। यानी कि पेशेंट ऊपर लेटा हुआ है और उसके नीचे की साइड में क्या है, कैसेट लगी हुई है। जो एक्सरे बीम आएगी आपकी, वो एक्सरे बीम डायरेक्टली 90 डिग्री के ऊपर कैसेट के ऊपर गिरने वाली है, पेशेंट को पार करते हुए। ठीक है, पेशेंट को पार करते हुए। जबकि यहां पर देखिए लेटरल डेक्यूबिटस में क्या हुआ एक्चुअल के अंदर, इसके अंदर अपन क्या करते हैं, पेशेंट को लाइंग डाउन पोजीशन में लेटाते हैं, लाइंग डाउन पोजीशन में लेटाते हैं। दूसरी चीज यहां पर दिया हुआ है आपको लेटरल, तो या तो पेशेंट राइट लेटरल में होगा या पेशेंट लेफ्ट लेटरल में होगा, जिसको अपन बोलते हैं रिकमेंडेड लेटरल साइड। रिकमेंडेड लेटरल साइड का मतलब ये हो जाएगा जो पेशेंट को देनी है। यानी कि मान लीजिए पेशेंट को अगर पेन इस साइड फील हो रहा है, देन अपन उसको राइट लेटरल पोजीशन बोल देंगे या राइट डेक्यूबिटस व्यू बोल देंगे। यदि पेशेंट को लेफ्ट साइड दिक्कत है, देन अपन उसका लेफ्ट साइड लेंगे। ठीक है, तो वो होती है आपकी राइट एंड लेफ्ट डेक्यूबिटस व्यू। ठीक है, इसके अंदर देखिए, अब ये लेटरल तो आपको समझ में आ गया कि पेशेंट को या तो राइट लेटरल में लेटाना है या लेफ्ट लेटरल में लेटाना है। इसके बाद अपन बात करते हैं कैसेट के प्लेसमेंट की। तो कैसेट का जो प्लेसमेंट होगा वो पेशेंट, जैसे आपका पेशेंट लेटा हुआ है लेटरल कंडीशन के अंदर, ठीक है, ये लेटरल में इस प्रकार से लेटा हुआ है एक्सरे टेबल के ऊपर इस प्रकार से। देन जो इसकी पोजीशन की पेशेंट एक्सरे कैसेट की जो पोजीशन रहेगी वो पेशेंट के बैक साइड या पेशेंट के फ्रंट साइड रहेगी।
ठीक है, या तो पेशेंट के आगे की साइड लगा दो या पेशेंट के पीछे की साइड लगा दो। जैसे जनरली आप लेटे हुए हो लेटल साइड में, जैसे आप लेटते हो एक साइड पर लेटते हो, और कैसेट की जगह पिलो ले लीजिए, पिलो आपके पीछे लगा हुआ है, ठीक है, बैक साइड पर लगा हुआ है, देन उसका मतलब क्या हो जाएगा, वो आपकी लेटरल डेक्यूबिटस व्यू हो जाएगा, जिसके अंदर कैसेट का प्लेसमेंट आपके बैक साइड या फ्रंट साइड होगा। अब जो इसके अंदर एक्सरे बीम जाएगी, वो एक्सरे बीम हॉरिजॉन्टली होकर जाएगी पेशेंट से, ठीक है। इसमें तो क्या हो रही है, परपेंडिकुलर आ रही है, लंबवत आ रही है, लेकिन इसके अंदर जो पेशेंट की एक्सरे बीम होगी वो हॉरिजॉन्टली जाएगी, हॉरिजॉन्टली पेशेंट से पेनिट्रेट होकर एक्सरे कैसेट के ऊपर गिरने वाली है। ये डिफरेंस होने वाला है आपका लेटरल और जो रिकमेंडेड पोजीशन है उसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं इसके इंडिकेशन से लेकर या इसकी डेफिनेशन से लेकर। देखिए लेटरल डेक्यूबिटस क्या होगा। द चेस्ट लेटरल डेक्यूबिटस व्यू इज स्पेशल रेडियोग्राफ, ये एक स्पेशल रेडियोग्राफ है, प्रोजेक्शन ऑफ द चेस्ट, चेस्ट का, इन विच द पेशेंट इज पोजिशनड लाइंग ऑन देयर साइड, जिसके अंदर पेशेंट क्या होता है, उसकी साइड पर, एक साइड पर, या तो राइट साइड ले लीजिए या लेफ्ट साइड ले लीजिए, उस पर क्या होता है, लाइंग डाउन कंडीशन में होता है, जैसे ये पेशेंट लेटा हुआ है, आइदर राइट और लेफ्ट लेटरल पोजिशन के अंदर, विथ एक्सरे बीम डायरेक्टेड हॉरिजॉन्टली, जिसके अंदर क्या होता है, एक्सरे बीम डायरेक्टली हॉरिजॉन्टली जाती है। ये देखिए ये पेशेंट लाइंग डाउन कंडीशन में है, लेटा हुआ है, ठीक है, इसके जस्ट बैक साइड पर क्या लगी हुई है, एक्सरे कैसेट लगी हुई है, ठीक है, बैक साइड पर क्या लगी हुई है, एक्सरे कैसेट लगी हुई है। अब जो एक्सरे बीम की डायरेक्शन रहेगी वो इसके पेशेंट से क्या रहेगी, हॉरिजॉन्टली रहेगी, हॉरिजॉन्टली रहने वाली है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टली होकर गुजरेगी, जो आपकी पीछे लगी हुई एक्सरे जो कैसेट है उसके सेंट्री लाइन पर गिरने वाली है, इस प्रकार से। देखिए दिस व्यू इज मेनली यूज्ड टू डिटेक्ट प्लूरल इफ्यूजन। अब जो इस व्यू का मेन पर्पज है, अपन इसको क्यों लेते हैं क्यों नहीं लेते, तो मेन पर्पज इसका रहने वाला है प्लूरल इफ्यूजन, फेफड़ों में पानी का बहाव, ठीक है। प्लूरल इफ्यूजन क्या हो जाएगा, फेफड़ों में पानी का बहाव, जो आपकी प्लूरल जो केविटी होती है, उस प्लूरल केविटी के अंदर एक्सेस अमाउंट के अंदर जब फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है, देन पेशेंट क्या करता है, पेन फील करता है। उस कंडीशन में भी अपन क्या करेंगे, चेस्ट का लेटरल व्यू लेते हैं, किस साइड पेशेंट के फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हुआ है उसके लिए अपन उसी साइड से लेंगे, ठीक है। वो अभी आपको बता दिया जाएगा कि किस प्रकार से किस साइड में अपन चेस्ट का लेटरल व्यू लेंगे, किस कंडीशन के अंदर। दूसरी चीज न्यूमोथोरेक्स, एयर लीक इन द चेस्ट केविटी, चेस्ट केविटी के जो आपकी लेयर है वहां पर क्या हो गया, एक प्रकार से देखा जाए तो एयर का सिक्रेशन हो गया या एयर लीक हो चुकी है वहां पर, किस कंडीशंस में, सच एज मान लीजिए आपके लंग से कोई एक सैंपल लिया निडल को एस्पायरेट करवाकर, ठीक है, एफएनएसी कंडीशन के अंदर, एफएनएसी कंडीशन के अंदर मान लीजिए एयर लीक हो गई, उस कंडीशन के अंदर निडल के थ्रू या चेस्ट वॉल के थ्रू या सर्जरी प्रोसीजर के अंदर, कोई भी एक प्रोसीजर जहां पर एयर लीक वाली कंडीशन हो गई, तो एयर को अपन डिटेक्ट करने के लिए करते हैं, देन एयर फ्लूइड लेवल चेक करने के लिए, कितना एयर कितना फ्लूइड है उस लेवल को चेक करने के लिए, बाय अलाउिंग फ्री फ्लूइड और एयर विद इन द प्लूरल केविटी, जो कहां पर मौजूद रहेगी, आपके प्लूरल केविटी के अंदर, टू शिफ्ट अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी, जिन्हें अपन क्या करेंगे, ग्रेविटी के अकॉर्डिंग शिफ्ट करवाकर उसका प्रोजेक्शन लेंगे। अब ग्रेविटी के अकॉर्डिंग प्लूरल इफ्यूजन और जो आपका न्यूमोथोरिक्स यानी कि एयर लेवल वाली जो कंडीशन है वो किस प्रकार से सेपरेट होगी, उसके लिए भी आपको चीज बताई जाएगी। अभी देखिए ये पोजीशन समझ में आई, पेशेंट की पोजीशन किस प्रकार से रहेगी और इसका इंट्रोडक्शन क्या है। नेक्स्ट चलते हैं इसके इंडिकेशंस पर। इंडिकेशंस पर इससे पहले आपको एनाटोमी अगर यहां पर लिखनी है, देन आप एनाटोमी को देखना चाहो तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और एनाटोमी के बारे में मैंने बताया हुआ है पहले ही, क्योंकि चेस्ट रेडियोग्राफी में अगर अपन बार बार एनाटोमी लिखते या देखते हैं तो आपको थोड़ा सा अलग डिफरेंस सा लगेगा, ठीक है। तो एनाटोमी के लिए वीडियो अलग से प्रोवाइड है, वहां पर आपको कंप्लीट चेस्ट रेडियोग्राफी मिल जाएगी, ठीक है, जो कि आपकी संपूर्ण चेस्ट रेडियोग्राफी के लिए एक ही एनाटोमी रहने वाली है, कंप्लीट चेस्ट रेडियोग्राफी, ठीक है। उसके अंदर मैंने आपको सारी चीजें लंग्स, जो रिब्स वगैरह, स्केपुला, स्टर्नम सभी के बारे में बताया हुआ है, सीपी एंगल रिलेटेड सारी चीजें आ गई है, ठीक है। तो यहां पर अपन बात करते हैं इंडिकेशंस की, यानी कि लक्षण की, पेशेंट के अंदर कौन कौन सी इंडिकेशन डॉक्टर्स ने देखे तब जाकर उसने चेस्ट लेटरल रेडियोग्राफ रिकमेंडेड किया है। देखिए प्लूरल इफ्यूजन, यानी कि फ्लूइड विल बी या फ्लूइड विल लेयर आउट ऑफ द डिपेंडेंट साइड, ठीक है। ये देखिए प्लूरल इफ्यूजन, अगर प्लूरल इफ्यूजन देखना है पेशेंट को, पेशेंट के अंदर
ठीक है, प्लूरल इफ्यूजन देखना है, फेफड़ों में पानी का बहाव देखना है। देन अपन क्या करेंगे, जो पेशेंट का प्रोजेक्शन जो रहेगा या पेशेंट की जो साइड रहेगी, जैसे मान लीजिए ये चेस्ट है, इन चेस्ट के अंदर पेशेंट को दिक्कत आ रही है लेफ्ट साइड में या राइट साइड में, राइट साइड में यहाँ पर प्लूरल इफ्यूजन हो चुका है। देन क्या करेंगे, फ्लूइड विल लेयर आउट ऑन द डिपेंडेंट साइड। यहीं पर अगर इस साइड पर अगर आपका पानी भरा हुआ है, देन पेशेंट का अपन क्या करेंगे, राइट लेटरल करेंगे। अगर राइट साइड में अगर प्लूरल इफ्यूजन वाली कंडीशन है, देन पेशेंट की जो पोजीशन रहेगी वो राइट साइड ही रहने वाली है। ठीक है, यदि अगर मान लीजिए पेशेंट को कहीं दिक्कत आ रही है प्लूरल इफ्यूजन वाली, देन पेशेंट को अपन लेफ्ट या जो राइट साइड है रिकमेंडेड साइड, उसी साइड में लेटाएंगे। दूसरी चीज न्यूमोथोरेक्स, यानी कि एयर राइज ऑन द नॉन डिपेंडेंट साइड। प्लूरल इफ्यूजन की कंडीशन में जिस साइड में पेशेंट को दिक्कत आ रही है उसी साइड में पेशेंट के फ्लूरल आपको देखने को मिलेगा। लेकिन न्यूमोथोरिक्स वाली कंडीशन है, एयर लीक वाली कंडीशन है, देन एयर लीक आपको जस्ट अपोजिट साइड ऑफ द डिपेंडेंट पेशेंट को लेटाना है। यदि मान लीजिए पेशेंट को इस साइड में एयर लीक वाली कंडीशन है, देन पेशेंट को अपन इस साइड में लेटाएंगे। क्यों? क्योंकि जो एयर होती है वो ग्रेविटी के अपोजिट साइड क्या करती है, फ्लो करती है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, पेशेंट को नॉन डिपेंडेंट साइड लेटाएंगे, अदर साइड लेटाएंगे, तब जाकर आपका जो एयर लीक वाला कंडीशन है वो ऊपर की साइड आएगा, देन आपको बेटर विजुअलाइज्ड होगा। ठीक है, तो न्यूमोथेरिक्स में क्या करते हैं अपन, नॉन डिपेंडेंट साइड पर अपन पेशेंट को लेटाते हैं। दूसरी चीज एयर फ्लूइड लेवल को देखने के लिए, टू डेमोन्स्ट्रेट फ्लूइड लेवल इनसाइड द प्लूरल स्पेस ऑफ द लंग केविटी, यानी कि लंग केविटी के अंदर एक तो था आपका प्लूरल केविटी जहां पर प्लूरल का एक्सेस अमाउंट में एक्यूमुलेशन हो गया है, देन अपन उसको प्लूरल इफ्यूजन बोल दिए। ठीक है, क्योंकि प्लूरल केविटी के अंदर तो ऑलरेडी ही क्या है, आपका प्लूरा है। ठीक है, प्लूरा है जो एक प्रकार से फ्रिक्शन वगैरह से प्रोटेक्ट करता है लंग्स को, क्या नाम, सोक एब्जॉर्प्शन से बचाता है, ट्रोमा वाली कंडीशन से बचाता है। ठीक है, लेकिन अगर वो एक्सेस अमाउंट में हो जाए, देन अपन उसको प्लूरल इफ्यूजन बोलेंगे। दूसरी चीज एयर फ्लूइड लेवल, जो क्या होगा, लंग्स के अंदर अगर पानी भर गया है, ठीक है, लंग्स के अंदर, फेफड़ों के अंदर पानी भर गया है, तो उसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए करेंगे। डिफरेंशिएशन, टू डिस्टिंग्विशन बिटवीन प्लूरल थिकनेस एंड फ्री प्लूरल इफ्यूजन, यानी कि जो प्लूरल आपका पहले वाला प्लूरल थिकनेस, इसका मतलब यह है कि जो नॉर्मल कंडीशन में आपका प्लूरल भरा हुआ है, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में जो आपका प्लूरा भरा हुआ है, उस प्लूरा को, और जो प्लूरल इफ्यूजन के बाद में जो आपका फ्लूइड वहां पर इकट्ठा हुआ है, उन दोनों के बीच में डिफरेंशिएशन करने के लिए। इवेल्युएशन ऑफ लोकेटेड इफ्यूजन, कहीं पर भी अगर मान लीजिए फ्लूइड का लेवल भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, फेफड़ों के अंदर भर गया है तो उसको लोकेट करने के लिए भी या उसको इवेल्युएट करने के लिए भी अपन चेस्ट का लेटरल रेडियोग्राफ ले सकते हैं। हेल्प टू असेस वेयर द फ्लूइड इज फ्री और ट्रैप्ड या लोक्यूलेटेड, यानी कि चेस्ट का लेटरल डिक्यूबिटस अपन इसलिए भी ले सकते हैं कि कौन सी जगह पर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो रखा है। मान लीजिए अगर प्लूरल केविटी के अंदर भी नहीं हो रखा, तो चेस्ट के से कौन से लेवल के अंदर प्लूरल इफ्यूजन या एक प्रकार से फ्लूइड, फ्री फ्लूइड पड़ा हुआ है, तो उसको लोकेट करने के लिए, उसको असेस करने के लिए भी अपन क्या करेंगे, चेस्ट का डेक्यूबिटस व्यू ले सकते हैं। प्री एंड पोस्ट थोरेसिस, ठीक है, प्री एंड पोस्ट थोरेसिस के अंदर भी अपन करेंगे टू चेक फ्लूइड ड्रेनेज और रेजिडुअल फ्लूइड, यानी कि मान लीजिए प्री एंड पोस्ट जो आपकी थोरेसिस वाली कंडीशन होगी वो होती है थोरेसिक को ऑपरेट करने के बाद में। ठीक है, यानी कि आपको वहां से फ्लूइड का अपन ने एक्यूमुलेशन था उसको निकाल लिया है, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर क्या हो रहा है, कुछ फ्लूइड का डिस्चार्ज बच गया है। ठीक है, तो उसको असेस करने के लिए भी अपन चेस्ट का लेटरल रेडियोग्राफ लेते हैं। ठीक है, तो ये इंडिकेशंस आपके होने वाले हैं चेस्ट लेटरल रेडियोग्राफी के लिए। ठीक है, तो इन्हीं इंडिकेशंस को आप लिखें ताकि ये आपको डिफरेंट करेंगे अदर रेडियोग्राफी से। यानी ये नहीं कि चेस्ट पीए के रेडियो इंडिकेशंस भी आपने इसके अंदर लिख दिए, एपी के बीसी के अंदर लिख रहे हो, इस प्रकार से इंडिकेशंस नहीं चलते। पर्टिकुलर व्यू के लिए, पर्टिकुलर प्रोजेक्शन के लिए अलग अलग इंडिकेशंस होगी, अलग अलग पेशेंट पोजिशनिंग होगी, तो उनको आप ध्यान में रखते हुए चले। नेक्स्ट चलते हैं, इसका जो एक कॉन्ट्रा इंडिकेशन है वो कौन सा है, सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी। क्या है सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी? चेस्ट रेडियोग्राफी का या कोई सी भी रेडियोग्राफ का क्या होता है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन होता है। ये हो गया इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन, यानी कि इस कंडीशन में अपन रेडियोग्राफ नहीं लेंगे। नेक्स्ट देखिए, पेशेंट प्रिपरेशन हमारी सेम रहने वाली है, यानी कि सबसे पहले ऑल मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स
हटवा देंगे पेशेंट से, पेशेंट को हॉस्पिटल गाउन पहनवा देंगे, इंस्ट्रक्टेड टू पेशेंट हाउ टू होल्ड ब्रीथ, पेशेंट को समझाएंगे कि किस प्रकार से आपको श्वास लेनी है, किस प्रकार से श्वास छोड़नी है। इसी के बाद में डिस्क्राइब होल प्रोसीजर करनी है। और यदि फीमेल पेशेंट है देन हम फॉलो करेंगे 10 डे रूल। ठीक है, 10 डे रूल क्या करेंगे अपन, फॉलो करेंगे। चेस्ट रेडियोग्राफी के बाद में आपको एक 10 डे रूल के ऊपर अलग से वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो 10 डे रूल को भी अपन फीमेल पेशेंट्स के लिए फॉलो करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट देखिए, पेशेंट की पोजिशनिंग के ऊपर अपन चर्चा करते हैं कि पेशेंट की पोजीशन किस प्रकार से रहने वाली है। देखिए, द पेशेंट लाइन ऑन द रिकमेंडेड राइट एंड लेफ्ट। ठीक है, रिकमेंडेड यानी कि बताए गए अनुसार, जैसा कि प्रिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि पेशेंट का लेफ्ट लेटरल डेक्यूबिटस लेना है या राइट लेटरल डेक्यूबिटस लेना है, उस अकॉर्डिंग अपन क्या कर देंगे, पेशेंट को ले लेंगे। यदि एग्जाम के अंदर आपसे पूछा गया राइट लेटरल डेक्यूबिटस, देन आप ओनली राइट लिखकर चलोगे। ठीक है, यदि एग्जामिनर आपसे लेफ्ट लेटरल डेक्यूबिटस पूछता है देन आप क्या करोगे, लेफ्ट साइड लेकर चलोगे। अदरवाइज आपको क्या करना है, यदि डायरेक्ट ही चेस्ट डेक्यूबिटस भी पूछा है या चेस्ट लेटरल डेक्यूबिटस पूछा है देन आप क्या करोगे, रिकमेंडेड राइट एंड लेफ्ट इस प्रकार से लिखते हुए चलोगे। ठीक है, तो पेशेंट को क्या करना है, पेशेंट को रिकमेंडेड या तो राइट या लेफ्ट लेटरल पोजीशन के ऊपर एक्सरे टेबल के ऊपर लेटाना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। द पेशेंट इज प्लेस्ड इन लेटरल रिकमेंडेड पोजीशन, पेशेंट को क्या करना है, लेटरल रिकमेंडेड पोजीशन के अंदर लेटाना है। अब रिकम्बेंट पोजीशन यहाँ पर क्यों लिखी गई है, यहाँ पर रिकम्बेंट पोजीशन इसलिए लिखी गई है, रिकम्बेंट का मतलब होता है लाइंग डाउन पोजीशन। क्या होती है, लाइंग डाउन पोजीशन। ठीक है, ये हो जाएगी आपकी लाइंग डाउन पोजीशन। पेशेंट लेट गया, अब लेटने के बाद अपन कैसेट का प्लेसमेंट किस प्रकार से करते हैं ये डिपेंड करता है फिर आपके इसके ऊपर, डेक्यूबिटस व्यू के ऊपर। यदि लाइंग डाउन कंडीशन में आपने पेशेंट के बैक साइड पोस्टीरियर साइड पर अगर कैसेट लगा दी, लगाने के बाद में एक्सरे बीम हॉरिजॉन्टली जा रही है, देन वो आपका हो जाएगा डेक्यूबिटस व्यू। अदरवाइज वो रिकम्बेंट पोजीशन ही रहेगी यदि आपने कैसेट का प्लेसमेंट नीचे एक्सरे टेबल के नीचे किया है और एक्सरे बीम जो हो रही है पेशेंट के परपेंडिकुलर आकर गिर रही है। ठीक है, रिकम्बेंट पोजीशन में लेटा दिया या तो आइदर राइट और लेटरल डेक्यूबिटस या लेफ्ट लेटरल डेक्यूबिटस में लेटा दो, डिपेंडिंग ऑन द क्लिनिकल रिक्वायरमेंट। वो किसके ऊपर करता है, क्लिनिकल रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अब देखिए यहां पर रहने वाली आपकी मेन लाइन जो क्या है, देखिए सस्पेक्टेड प्लूरल इफ्यूजन। यदि पेशेंट के अंदर कोई भी सस्पेक्टेड प्लूरल इफ्यूजन वाली कंडीशन है, पेशेंट को या डॉक्टर को लग रहा है कि वहां पर प्लूरल इफ्यूजन वाली कंडीशन हो सकती है, सस्पेक्टेड वाली कंडीशन हो सकती है, देन क्या किया जाएगा, पेशेंट की जो पोजीशन रहेगी, देखिए ध्यान से देखिए, पेशेंट लाइज ऑन द अफेक्टेड साइड। उस कंडीशन में क्या होगा, पेशेंट को अफेक्टेड साइड लेटाएंगे। किस साइड लेटाएंगे, अफेक्टेड साइड। किस कंडीशन के अंदर, प्लूरल इफ्यूजन के अंदर। प्लूरल इफ्यूजन का मतलब हो गया यहां पर लिक्विड वाली कंडीशन। कौन सी वाली, लिक्विड वाली कंडीशन। यदि पेशेंट की बॉडी के अंदर प्लूरल इफ्यूजन वाली कंडीशन पता लग रही है, देन ये सस्पेक्टेड कंडीशन है, देन पेशेंट को अफेक्टेड साइड लेटरल पोजीशन के अंदर लेटाया जाएगा। ठीक है, यदि डॉक्टर को लग रहा है इस साइड पर दिक्कत है, देन पेशेंट की जो पोजीशन रहेगी वो अफेक्टेड साइड नीचे एक्सरे टेबल के टच की साइड रहेगी। ठीक है, उस लेटरल पोजीशन में अपन लेटाएंगे। फ्लूइड विल लेयर आउट, इससे क्या होता है, फ्लूइड उस लेयर से बाहर निकलकर आ जाता है। किस कारण, ड्यू टू ग्रेविटी। ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी के कारण, हैवीनेस के कारण क्या होगा, जो वहां पर फ्लूइड रहेगा वो नीचे की साइड आ जाएगा, यानी कि नीचे की साइड आकर जम जाएगा। यदि सस्पेक्टेड न्यूमोथोरिक्स वाली कंडीशन है, न्यूमोथोरिक्स मतलब एयर लीक वाली कंडीशन, वहां पर एयर भर गई है, ठीक है, एयर लीक हो चुकी है चेस्ट से निकलकर, जो प्लूरल कैविटी है उसके अंदर अगर एयर लीक हो चुकी है, उस कंडीशन में क्या करेंगे, पेशेंट लाइन ऑन द अनअफेक्टेड साइड। उस कंडीशन में क्या होगा, पेशेंट को अनअफेक्टेड साइड अपन लेटाएंगे। अनअफेक्टेड साइड का मतलब क्या होगा, अनअफेक्टेड साइड से मतलब ये हो जाएगा कि जो एयर होगी वो एयर क्या करती है, ऑलवेज, एयर ऑलवेज फ्लो इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, यानी कि एयर के ऊपर ग्रेविटी का फर्क नहीं पड़ता। जैसे आप बात करेंगे अपन कोई भी बलून वगैरह की, तो अपन जैसे बलून के अंदर मान लीजिए एयर भरते हैं तो वो ऊपर की साइड ही जाता है। ठीक है, तो एयर क्या करती है, हमेशा
ऊपर की साइड ही रहती है। तो जब अपन आप उसको लेटाएंगे तो जैसे मान लीजिए अफेक्टेड साइड ये है, तो अफेक्टेड साइड आप टच करवा रहे हो, तो टच करवाने पर क्या होगा, एयर तो यहाँ से निकलकर ऊपर की साइड आ जाएगी। ठीक है, ऊपर की साइड थोड़ी सी सेटल हो जाएगी। देन इसके अंदर क्या किया जाता है, जिस साइड पर आपको लेना है उसके अपोजिट साइड, जैसे मान लीजिए एयर लीक वाली कंडीशन इस साइड है, देन क्या किया जाएगा, इस साइड पर पेशेंट को लेटाया जाएगा। इस साइड से लेटाने पर एयर पूरी की पूरी इसी लेवल के अंदर एक्यूमुलेटेड हो जाएगी। ठीक है, तो न्यूमोथोरेक्स वाली कंडीशन में क्या करते हैं अपन, पेशेंट को अनअफेक्टेड साइड ही लेटाते हैं। एयर विल बी राइज ऑन अफेक्टेड साइड। इससे क्या होगा, एयर अफेक्टेड साइड उठ जाएगी सारी की सारी। ठीक है, इस प्रकार से उठकर वहां पर इकट्ठा हो जाएगी। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है जब भी लेटरल डेक्यूबिटस व्यू आप करें। कोई भी आपसे पूछे तो ये बताना है आपको कि अगर प्लूरल इफ्यूजन वाली कंडीशन है देन अफेक्टेड साइड पेशेंट को लेटाना है। रीजन क्यों, क्योंकि ग्रेविटी के कारण सारा का सारा फ्लूइड नीचे आ जाएगा। दूसरी चीज, न्यूमोथोरिक्स वाली कंडीशन है देन पेशेंट को अनअफेक्टेड साइड लेटाएंगे। अनअफेक्टेड साइड क्यों लेटाएंगे, इसका रीजन मैंने आपको बताया है, क्योंकि जो एयर होगी वो एयर क्या करती है, वो अपोजिट डायरेक्शन में आकर, अपोजिट डायरेक्शन में आने के बाद में ऊपर की साइड क्या हो जाएगी, जमा हो जाएगी। ठीक है, जिससे आपको न्यूमोथोरिक्स वाली कंडीशन में क्या करना है, जो अनअफेक्टेड साइड पेशेंट को लेटाना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। पेशेंट बोथ हैंड आर राइज्ड ओवर द हेड। ठीक है, पेशेंट के दोनों हाथ क्या करना है, हेड के ऊपर लेकर जाना है और लॉक्ड करना है। जो पेशेंट के दोनों हाथ रहेंगे, जैसे आपने लेटरल पोजीशन में लेटा दिया, लेटरल पोजीशन में लेटाने के बाद में पेशेंट के दोनों हाथ ऊपर करना है हेड पर, और इस प्रकार से क्या करना है, लॉक्ड कर लेना है। देखिए इस प्रकार से क्या करना है, लॉक्ड कर लेना है, ताकि बाद में हिलने के चांसेस ना रहे। पेशेंट चिन एक्सटेंडेड एंड आर्म आर रेज्ड। इसमें क्या होगा, चिन को एक्सटेंड करना है। एक्सटेंड का मतलब समझा दिया है पहले ही, ये एक्सटेंशन वाली कंडीशन हो जाएगी, ताकि चिन की जो शेडो है वो चेस्ट के अपेक्स वाले रीजन पर ना गिरे। आर्म्स आर रेज्ड अबव द हेड टू अवॉइड सुपर इंपोजिशन ऑफ द लंग फील्ड। आर्म्स को ऊपर करना है ताकि जो इसकी सुपर इंपोजिशन वाली कंडीशन है, वो सुपर इंपोजिशन वाली कंडीशन रिड्यूस हो सके या कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो सके, जो आपके लंग फील्ड के ऊपर शेडो ना आए। A रेडियोल्यूशन पैड और स्पंजी में भी प्लेस्ड अंडर द हेड और कंफर्ट। ठीक है, एक रेडियोल्यूसेंट जो मटेरियल का कोई भी पैड होगा या कुशन होगा, उसको अपन पेशेंट के हेड के नीचे लगा देंगे ताकि हिलने डुलने के चांसेस कम रहे। ठीक है, बोथ नी आर स्लाइटली फ्लेक्स्ड। बोथ नी को अपन स्लाइटली फ्लेक्स कर देंगे, ये फ्लेक्स करना जरूरी है। यदि अगर फ्लेक्स नहीं करोगे तो पेशेंट की प्रॉपर चेस्ट की लेटरल डेक्यूबिटस वाली व्यू या प्रोजेक्शन नहीं बन पाएगा। यदि आप पेशेंट के दोनों पैरों को बिल्कुल फ्लैट कर देते हो, देन उसके हिलने के चांसेस हो जाते हैं। एक बार आप खुद भी लेटरल कंडीशन के अंदर दोनों पैरों को बिल्कुल स्ट्रेट करके लेटने की कंडीशन ट्राई कीजिएगा, आपके हिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यदि अगर आपको चेस्ट लेटरल का बिल्कुल प्रॉपर लेटरल व्यू चाहिए, देन नीज को स्लाइटली फ्लेक्स करना पड़ेगा, तब जाकर एक प्रॉपर चेस्ट का लेटरल व्यू बनेगा बिना हिले डुले। ठीक है, तो ये आप ट्राई कीजिएगा एक बार, तब आपको पता चलेगा। नीज को स्लाइटली क्या करना पड़ता है, फ्लेक्स करना पड़ता है फॉर स्टेबिलिटी। किसके लिए, स्टेबिलिटी। यदि आप फ्लेक्स नहीं करोगे देन पेशेंट थोड़ी देर में ही हिलकर नीचे गिर जाएगा। ठीक है, तो स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए नीज को अपने को फ्लेक्स करना है। द पेशेंट शुड बी कंटिन्यू इन रिकमेंडेड लेटरल पोजिशन फॉर 5 to 10 मिनट बिफोर एक्सपोजर। देखिए इस लाइन का कहने का मतलब ये है, जब भी आप पेशेंट का कोई भी रेडियोग्राफ लो, चाहे वो राइट लेटर वाला ले रहे हैं या लेफ्ट लेटर वाला ले रहे हैं। ठीक है, जैसे पेशेंट का ये पोजीशन है, ये टेबल है, इस टेबल के ऊपर जब आप पेशेंट को लेटा रहे हो तो उसको कम से कम 5 से 10 मिनट तक लेटाए रखना है बिफोर एक्सपोजर। ठीक है, एक्सपोजर से पहले अपने को क्या करना है, उसको 5 से 10 मिनट तक लेटाए रखना है। क्यों, तब जाकर सारा का सारा जो फ्लूइड होगा, ये नहीं कि जैसे आपने लेटाया, लेटाते ही सारा फ्लूइड एक साइड एक्यूमुलेट हो गया, या जैसे लेटाए सारी की सारी एयर एक साथ ऊपर की साइड सेटल हो गई। इस प्रकार नहीं होता। इसमें क्या होता है, जितना भी फ्लूइड होता है उसको नीचे की साइड सेटल डाउन होने में कुछ समय लगता है, या जो एयर होती है उसको अपर साइड सेटल होने में कुछ समय लगता है। तो उसके लिए क्या किया जाता है, एक्सपोज करने से पहले पेशेंट को 5 से 10 मिनट तक, कितना, 5 से 10 मिनट तक अपन क्या करेंगे, रिकमेंडेड लेटरल पोजीशन के अंदर ही लेटाए रखेंगे, कि आप थोड़ी देर लेटे रहिए, ताकि जो फ्लूइड जितना भी है वो एक साइड में क्या हो जाए, सेटल हो जाए, या जितनी भी एयर है वो एक साइड में सेटल हो जाए। तो इसमें क्या करेंगे अपन, जो पेशेंट की पोजीशन रहेगी उसको अपन कंटिन्यू रखेंगे एक्सपोजर से पहले। एक्सपोज करने से पहले 5 से 10 मिनट तक आप उसको कंटिन्यू रखो, ताकि जितने भी एयर, जितनी भी फ्लूइड है वो एक साइड क्या हो जाए, सेटल हो जाए। ठीक है, तो एक्सपोजर से पहले ये चीज इसके अंदर जरूर से जरूर ऐड करनी है।
ठीक है, लेटरल पोजीशन के अंदर जो एग्जामिनर होगा वो आपको ये चीज जरूर से जरूर देखेगा कि पेशेंट को इसने 5 से 10 मिनट तक एक साइड पे लेटाया है या नहीं लेटाया है। ठीक है, तो ये चीज आप जरूर से जरूर इस लाइनों में लिखें। नेक्स्ट चलते हैं, द केसेट इज प्लेस्ड बिहाइंड द पेशेंट। इसमें क्या किया जाएगा, केसेट को पेशेंट के पीछे की साइड प्लेस किया जाएगा एंड पोजीशन वर्टिकली अगेंस्ट द चेस्ट वॉल, और चेस्ट वॉल के अगेंस्ट आगे की साइड। एक पेशेंट को आपने पीए पोजीशन दी है, देन पेशेंट के आगे की साइड, यदि आपने पेशेंट को एपी पोजीशन दी है, देन आप क्या करोगे, उसको चेस्ट के पीछे की साइड क्या करोगे, प्लेस्ड करोगे। वो पेशेंट की पोजीशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि पेशेंट को आप किस प्रकार से लेटा रहे हैं। ठीक है, वर्टिकली रखनी है, पेशेंट की वर्टिकली रखनी है। यूज लेड मार्कर फॉर करेक्ट एनाटोमिकली साइड, और उसको ऊपर क्या कर दोगे, एक एनाटोमिकली साइड को क्लियर करने के लिए, मेंशन करने के लिए एक लेड मार्कर अपन उसके ऊपर लगा देंगे, जो जनरली आपकी राइट या लेफ्ट साइड को इंडिकेट करता है। द अपर एंड ऑफ द एक्सरे कैसेट शुड बी 2 इंच अबव फ्रॉम द शोल्डर रीजन। शोल्डर रीजन से 2 इंच ऊपर करते हुए अपने को कैसेट को चलना है। द एक्सपोजर ऑलवेज बी डन इन इंस्पायरेशनल ब्रीथ होल्ड कंडीशन। ठीक है, किस कंडीशन में करना है, ऑलवेज इंस्पायरेशन, सांस को अंदर भरवा कर, और उस टाइम अपन पेशेंट से ब्रीथ होल्ड करवा देंगे और देन एक्सपोजर लिया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई आपकी एक्सपोजर की बात। नेक्स्ट बात करते हैं अपन कोलिमेशन की, कि कितना कोलिमेशन रहने वाला है। ठीक है, तो कोलिमेशन के अंदर देखिए, द बीम शुड बी कोलिमेटेड इंक्लूडिंग द लंग्स। इसमें लंग्स इंक्लूड होने चाहिए, रिब्स केज इंक्लूड होना चाहिए, आपका जो सीपी एंगल है, कोस्टोफ्रेनिक एंगल एंड कार्डियोफ्रेनिक एंगल, वो भी इंक्लूड होना चाहिए। हार्ट, क्लेविकल एंड डायफ्राम इसके अंदर कोलिमेटेड होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब सारा चीज इसके अंदर आ जाएगी, देन अपन उसको एक्सपोज करवाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं सेंट्रल रे। अब देखिए सेंट्रल रे कहाँ से जाएगी, मेन सेंट्रल रे भी होती है। ठीक है, तो सेंट्रल रे भी देखते हैं। तो जब आप ये चीजें लिखे सेंट्रल रे वगैरह, तो वहां पर आप अंडरलाइन करते हुए चले इस प्रकार से, क्योंकि डायरेक्टली एग्जामिनर है यही चीजें देखता है कि ये चीजें लिखी हुई है या नहीं लिखी हुई। ठीक है, तो कोई भी ऐसी चीज है, जैसे 5 से 10 मिनट वाली जो लाइन थी, वहां पर भी आप अंडरलाइन करते हुए चले। ठीक है, जैसे इससे पहले जो लाइन थी आपकी, ये 5 से 10 मिनट तक, तो इस प्रकार से आप अंडरलाइन करते हुए चले, ताकि एग्जामिनर की डायरेक्ट साइट वहीं पर गिरे। ठीक है, जो वो चीज देखना चाहता है। तो सेंट्रल रे जो होगी, वो एक्सरे बीम पासेस हॉरिजॉन्टली, देखिए इसमें कहां से जाएगी, हॉरिजॉन्टली होकर जाएगी। इससे पहले जो जा रही थी वो परपेंडिकुलर लंबवत आ रही थी इस प्रकार से पेशेंट से। ठीक है, इस प्रकार से आ रही थी, या पेशेंट के इस प्रकार से आ रही थी। लेकिन अब की बार जो एक्सरे बीम जा रही है, वो पेशेंट के ऊपर की साइड से हॉरिजॉन्टली होकर समानांतर होकर जा रही है। ठीक है, तो समानांतर वाली कंडीशन में अपन क्या कर देंगे, हॉरिजॉन्टली थ्रू द चेस्ट एट मिड थोरेक्स। कहां से जाएगी, मिड थोरेक्स वाले रीजन से, जो लेवल कौन सा होता है आपका, T7 लेवल, थोरेसिक 7 वाला लेवल, यहां से जाएगी परपेंडिकुलर टू द फिल्म, या फिल्म बोल दो या कैसेट बोल दो। ठीक है, तो जो कहां से होकर गुजरेगी, कैसेट से होकर गुजरेगी। एसआईडी की बात करें, सोर्स टू इमेज डिस्टेंस, या एफएफडी की बात करें, फोकल टू फिल्म डिस्टेंस, देन वो रहने वाला है आपका 180 सेंटीमीटर, जो क्या करता है आपका, रिड्यूस मैग्निफिकेशन ऑफ द हार्ट, रिड्यूस मैग्निफिकेशन मैग्निफिकेशन एंड इम्प्रूव शार्पनेस या क्लियरिटी, ठीक है, इंप्रूव क्लियरिटी। नेक्स्ट चलते हैं शील्ड के ऊपर। शील्डिंग क्या करेगा, आपको शील्डिंग भी यूज करते हुए चलना है। एक गोनाल्ड शील्डिंग, कौन सी लेनी है, गोनाल्ड शील्ड लेनी है। थायराइड शील्ड का अपन यूज नहीं करेंगे, ओनली गोनाल्ड शील्ड। ठीक है, चेस्ट वाले रीजन के अंदर अपन थायराइड शील्ड यूज नहीं लेते, ओनली गोनाल्ड शील्ड यूज लेंगे। गोनाल्ड शील्ड शुड बी यूज टू प्रोटेक्ट गोनाडल एरिया। गोनाडल एरिया यानी कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जहां पे आपके प्रेजेंट हैं, जैसे आपके पेल्विक वाला जो एरिया है, वहां पर अपन गोनाल्ड शील्डिंग का यूज लेंगे, ताकि पेशेंट के ऊपर स्कैटर्ड रेडिएशन कम से कम एब्जॉर्ब हो उस एरिया पर, क्योंकि वो सेंसिटिव एरिया के अंदर इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे एक्सपोजर फैक्टर्स की, कि कौन कौन से एक्सपोजर फैक्टर्स रहने वाले हैं। ठीक है, तो 200 mA के ऊपर अपन लेंगे केवी कितना, 110 से 125। ये डिपेंड करेगा आपके पेशेंट की थिकनेस के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करता है आपके थिकनेस ऑफ द पेशेंट। ठीक है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, थिकनेस ऑफ द पेशेंट। ठीक है, ऑफ द पेशेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, अगर पेशेंट आपका थिन है, पतला है, देन आप यहां पर यूज कर सकते हो
लो केवीपी। यदि पेशेंट थिक है देन आप यूज कर सकते हो हाई केवीपी, ठीक है। इसी के अलावा एमएस 2 से 5 यूज लेंगे। एक्सपोजर जो टाइम रहेगा वो आपका 0.01 से लेकर 0.05 सेकंड तक रहेगा। ग्रिड आप यहाँ पर अगर यूज ले रहे हो देन यस कर देंगे, और एंगल अगर आपने यूज लिया है देन आप यस करोगे, अदरवाइज नो करोगे। तो इसके अंदर अपन ने किसी भी प्रकार का एंगल यूज नहीं लिया है देन अपन यहाँ पर नो कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपन बात रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस की, कि रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस चेस्ट जो लेटरल डेक्यूबिटस रहेगा उसके अंदर कौन कौन से दिखने वाले हैं, किस प्रकार से होने वाले हैं, ठीक है। तो रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस की बात करते हैं। प्लूरल इफ्यूजन आपको दिखाई देगा, अगर पेशेंट के अंदर प्लूरल इफ्यूजन वाली कंडीशन है देन प्लूरल इफ्यूजन आपको देखने को मिलेगा। न्यूमोथोरेक्स वाली कंडीशन देखने को मिलेगी। एयर फ्लूइड लेवल विल डेमोन्स्ट्रेट इन लंग केविटी, लंग केविटी के अंदर आपको देखिए लंग्स के अंदर मेनली प्रेजेंट रहता है आपका एयर। यदि वहां पर पस वाली कंडीशन में या न्यूमोनाइटिस वाली कंडीशन में या एक प्रकार से एल्वोलाइज के अंदर कोई इन्फ्लामेशन हो जाए, उस कंडीशन में क्या होता है, लिक्विड का डिस्चार्ज होने लगता है, लिक्विड का एक्यूमुलेशन होने लगता है। देन अपन क्या कर देंगे, वहां पर लंग केविटी के अंदर एयर फ्लूइड लेवल भी चेक करते हैं, प्लूरल स्पेस के अंदर करते हैं। सो शार्प इंटरफेस बिटवीन एयर यानी कि ब्लैक, यदि अगर चेस्ट के अंदर जितनी ब्लैकनेस आएगी इसका मतलब यह है कि चेस्ट के अंदर उतनी ही क्या है प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है, ठीक है, एयर प्रेजेंट है। अबव एंड फ्लूइड, और फ्लूइड आपको जो दिखाई देगा वो किस अंदर दिखाई देगा, वो आपको दिखाई देगा व्हाइट शेडो, व्हाइट आपको दिखाई देने वाला है बिलो लोकेटेड फ्लूइड, ठीक है। चेस्ट स्टर्नम आपको चेस्ट स्ट्रक्चर्स दिखाई देगी चेस्ट की कौन कौन सी, जिसके अंदर लंग्स हो गया, हार्ट हो गई, डायफ्राम हो गया, बोनी थोरेक्स विजुअलाइज्ड होगा, सिमिलियर जैसे पीएपी में दिखाई देता है उसी प्रकार से, बट विथ लाइनिंग ऑन एयर फ्लूइड अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी। लेकिन इसमें क्या होगा, जो एयर और जो फ्लूइड होगा वो ग्रेविटी के अकॉर्डिंग आपको अपोजिट या मेन साइड दिखाई देगा, ठीक है, या तो अपोजिट साइड या सेम साइड। अपोजिट साइड तो आपको एयर लेवल दिखाई देगा और फ्लूइड लेवल जो होगा आपको सेम साइड दिखाई देने वाला है, ठीक है। बात करें अगर इस प्रकार से, अगर ये लेटरल इस प्रकार से लेटा हुआ है लेफ्ट लेटरल कंडीशन में, तो जो फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होगा वो आपको इस साइड दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको व्हाइट शेडो ज्यादा दिखाई देगी, व्हाइट शेडो आपको ज्यादा दिखाई देगी। यदि एयर वाली बात हो रही है तो एयर वाला लेवल आपको यहाँ दिखाई देगा, जो कि आपको ब्लैकनेस वाला कंडीशन ज्यादा दिखाई देगी, ब्लैक कंडीशन ज्यादा दिखाई देगी। ये कंडीशन डिपेंड करती है पेशेंट के ऊपर, ठीक है। देखिए इस प्रकार से आपका लेटरल रेडियोग्राफ डेक्यूबिटस जो है, डेक्यूबिटस लेटरल रेडियोग्राफ वो कंप्लीट होता है, जहां हमने चर्चा कर ली है पेशेंट की सारी कंडीशंस की, ठीक है। देखिए यहाँ पर अगर आपको दिखाई दे रहा है इस चेस्ट रेडियोग्राफी के अंदर, मैं आपको बता देता हूँ, ये लेटरल डेक्यूबिटस को इंडिकेट करता है, जहां पर आपको इस प्रकार से शेडो दिखाई देने वाली है। अब देखिए जैसा कि हमने अभी रेडियोग्राफी के अंदर चर्चा की है, तो उसी अकॉर्डिंग अपन बात करेंगे इसके रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस की। ये जो साइड है आपको, ये कंप्लीटली आपको क्या दिखाई दे रही है, ये आपको दिखाई दे रही होगी व्हाइट, ठीक है। व्हाइट अगर आपको दिखाई दे रही है, शार्प अगर आपको दिखाई दे रही है, कॉन्ट्रास्ट इसके अंदर अगर विजुअलाइज मोर हो रहा है, देन इसका मतलब ये होगा इस साइड है आपका लिक्विड का एक्यूमुलेशन, लिक्विड का एक्यूमुलेशन, यानी कि इस साइड फ्लूइड भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है, फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आपकी कंडीशन हो गई एक प्रकार से प्लूरल इफ्यूजन वाली। यहाँ पर इसी रेडियोग्राफ के अंदर आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी बिल्कुल ब्लैक शेडो, ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है ब्लैक शेडो, तो ये इंडिकेट करेगी आपकी एयर लेवल को, इसको करता है ये एयर लेवल को इंडिकेट करता है। अगर ये मोर है देन ये आपकी कंडीशन हो जाएगी न्यूमोथोरेक्स की, न्यूमोथोरेक्स की, या इस प्रकार से आप डिसटिंग्विश कर सकते हो किस किस के बीच में, एयर लेवल के बीच में या फ्लूइड लेवल के बीच में, ठीक है। तो इस प्रकार का अगर आपको रेडियोग्राफ देखने को मिलता है लेटरल कंडीशन में, साथ ही यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है क्या, कि यहाँ पर एक साइड व्हाइटनेस ज्यादा है, एक साइड ब्लैकनेस ज्यादा है, देन आप बता सकते हो कि चेस्ट का लेटरल डेक्यूबिटस व्यू है, जिसके अंदर फ्लूइड लेवल एंड एयर लेवल को डिस्टिंग्विश करके बताया गया है, डिफरेंशिएट करके बताया गया है। साथ ही आपको लेड मार्कर का जो साइन है वो भी देख लेना है, क्योंकि इसको अगर आप सीधा देखोगे तो आपको ये चेस्ट एपी है पीए भी लग सकता है, लेकिन देखने का आपको पता होना चाहिए। अगर उसके ऊपर वहां पर अगर आपको जो ये एक तो ये लेड मार्कर, दूसरी चीज पेशेंट की जो हैंड्स किस साइड जा रहे हैं, ये भी चीज आपको देख लेनी है, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको थोड़ा बहुत डिफरेंशिएट कर सकते हो,
क्योंकि अपन ने पेशेंट्स के बोथ हैंड को क्या करवाया था, ऊपर करवाया था, तो उस अकॉर्डिंग इसके जो दोनों हाथ है वो ऊपर साइड आपको जाते हुए दिखाई देने चाहिए। तो इस प्रकार से आपका चेस्ट का लेटरल रेडियोग्राफ, चेस्ट का लेटरल डिक्यूबिटस रेडियोग्राफ कंप्लीट होता है। इसी के साथ साथ हमारी क्लास भी कंप्लीट होती है। यदि क्लास में लेटरल डिक्यूबिटस से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट रहा हो देन आप उसको पूछ सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज नेक्स्ट हम मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, जो रहने वाली है आपकी लास्ट चेस्ट का रेडियोग्राफ, जिसका नाम है चेस्ट अपाइकोलोरिटिक व्यू, ठीक है। तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक धन्यवाद।